दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। हैदराबाद, मयूरभंज, पटियाला, गुरदासपुर, मदुरई, पटना, मेरठ, रीवा, बीरभूम, साहिबगंज, कांकेर, कंधमाल, हमीरपुर, संगरूर, मनसा, भोजपुर, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली और सिंहभूम। पूरे देश में पसरे इन 20 जिलों में एक एक घर था जहां 16 जून को एक फोन आया। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक कस्बा है सुल्तानपुर नाम का। यहां सुधीर कुमार सिंह का घर है। इस घर में भी शाम के वक्त मोबाइल बजा। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। सूचना वही रात में हम लोग बाहर बैठे थे यहीं पे, तो मेरे मोबाइल पर कॉल आता है। मैंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जो है तो बतलाया जा आप कौन बोल रहे हैं, हम अमन के पापा बोल रहे हैं। नहीं, वो बोले आप अमन के पापा हैं हम हाँ। तो अमन जो है शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हुआ और इससे गौरव क्या हो सकता है। सुधीर कुमार सिंह बड़े संयत ढंग से बता रहे हैं कि लड़का देश के लिए शहीद हुआ, इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी। पिता भावनाओं का सैलाब अपने अंदर रोके हैं, लेकिन घर के अंदर से विलाप साफ सुनाई दे रहा है। शहीद अमन कुमार की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। साहिबगंज के रहने वाले सिपाही कुंदन कुमार ओझा, उनके यहाँ खबर पहुंची तो पिता की तबीयत बिगड़ गई। सिपाही कुंदन कुमार खुद 17 दिन पहले एक बेटी के पिता बने थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है कि बेटी को पिता की गोद तक नसीब नहीं हुई। 16 जून 2020 ने हमारे देश को ऐसी 20 कहानियां दी। नायाब सूबेदार सतनाम सिंह, नायाब सूबेदार मनदीप सिंह, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, नायक दीपक सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही गणेश हसदा, सिपाही गणेश राम, सिपाही के ओझा, सिपाही राजेश उरांग, सिपाही सी के प्रधान, नायब सूबेदार नंदू राम सोरेन, हवलदार सुनील कुमार, कर्नल बी संतोष बाबू, सिपाही जयकिशोर सिंह, हवलदार विपुल रॉय, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरविंदर सिंह और हवलदार के पलानी। ये 20 नाम उन भारतीय सैनिकों के हैं जो 15 जून को चीन के साथ हुए गलवान घाटी के संघर्ष में शहीद हो गए। 16 जून को पहले कर्नल बी संतोष बाबू समेत 3 सैनिकों की खबर आई, लेकिन दिन भर ये समाचार आते रहे कि गलवान घाटी में जो हुआ वो छोटा मोटा विवाद नहीं था, हताहतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रात 10:30 के करीब सेना के एक बयान ने हमारे डर को सच साबित किया। कारगिल की लड़ाई के बाद ये पहली बार है कि किसी दूसरे देश की फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई में हमने इतने सैनिक खोए, वो भी उस सीमा पर जो अमूमन शांत रहती है। ये अप्रत्याशित था। चीन के साथ 1962 वाले युद्ध के बाद 1967 और 1975 में भी हमने जवान खोए थे, लेकिन ये सब लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर हुआ था। लद्दाख की ठंडे रेगिस्तान ने अरसे से किसी का खून नहीं देखा था। ढेर सारे प्रश्न हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसे टाला जा सकता था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोबारा भी हो सकता है। आज के दी लल्लन टॉप शो में हम इन्हीं प्रश्नों को टटोलेंगे। सबसे पहले पहला सवाल कि 15 जून को गलवान घाटी में क्या हुआ। सेना या सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहर आई। इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी ने इस पूरी घटना को विस्तार से बताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की सुबह भारत और चीन के बीच बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास ये मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हटेंगे, यानी जो चीनी सैनिक भारत के इलाके में जमे थे वो अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे लौट जाएंगे। इसका मतलब ये था कि इस जगह तनाव खत्म हो जाएगा। चीनी सैनिकों ने ऐसा किया भी। ये सुबह की बात है। अब 15 जून की शाम 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने साथ 50 जवानों को लेकर ये देखने गए थे कि कहीं चीनी वापस तो नहीं आ गए।
जवानों ने भारत के इलाके में बने उन स्ट्रक्चर्स को ढहाना शुरू किया जो चीनी सैनिकों ने बना लिए थे। जवान ऐसा कर ही रहे थे कि चीनी सैनिक फिर से वहां जुटना शुरू हो गए। करीब 250 चीनी सैनिक वहां जुटे। सुबह जिस बात को लेकर सुलह हुई थी वही एक बार फिर तनातनी होने लगी। जब चीनी सैनिक भारत के इलाके में आगे बढ़ने लगे तो भारतीयों ने उनका रास्ता रोका। अमूमन लद्दाख में एक दूसरे देश के सैनिकों को इसी तरीके से रोकते हैं, लेकिन चीनी सैनिक नहीं रुके। उनके हाथ में लाठियां थीं, लाठियों में नुकीली कीलें और तार लगे थे। दोनों तरफ से जवान भिड़ गए। सीओ संतोष बाबू के अलावा चीनी सेना के अफसर भी वहां मौजूद थे। ये मारपीट गलवान नदी के किनारे हो रही थी। नदी और पहाड़ के बीच में सकरी जगह है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं धक्का मुक्की में कई जवान नदी में गिरे। इस वक्त बर्फ पिघल रही है तो नदी में पानी का बहाव भी तेज है। कुछ जवानों के शव आगे जाकर श्योक नदी तक में मिले। रात की वजह से बचाव अभियान में भी दिक्कतें आई। सेना ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि ठंड की वजह से जवानों की मौत हुई। 15 जून से ही कुछ जवानों के बंधक होने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगला सवाल, हमारे जवान बिना हथियारों के वहां क्यों गए थे? भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद इसका स्थायी हल नहीं निकला था, इसलिए किसी भी विवाद के बढ़ जाने का खतरा हमेशा रहता था। इस खतरे के समाधान में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। इस खतरे को कम करने के लिए 7 सितंबर 1993 को भारत और चीन के बीच एक करार साइन हुआ। इस करार या एग्रीमेंट पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर थे उस वक्त ही नरसिम्हा राव सरकार में विदेश राज्य मंत्री RL भाटिया और चीन की तरफ से उप विदेश मंत्री तांग जियाशुआन के। इसमें दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर सहमति बनाई। तय हुआ कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कोई झगड़ा होगा तो दोनों देश बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। दोनों देशों में कोई भी बल प्रयोग नहीं करेगा। दोनों देश LAC का सम्मान करेंगे। अगर किसी देश की सेना LAC को पार करके दूसरे देश में पहुंच जाती है तो चेतावनी देने के बाद सेना वापस लौट जाएगी। दोनों देश LAC के पास सेनाएं भी कम रखेंगे। इन्हीं करारों में एक बात यह भी थी कि कोई भी पक्ष घातक हथियारों को लेकर LAC तक नहीं आएगा, और इसीलिए कर्नल संतोष बाबू अपने साथ हथियार नहीं ले गए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन की तरह होता। फिलहाल यही जानकारी है कि 15 जून को गोली नहीं चली। हालांकि ऐसे दावे हैं कि कुछ शवों पर गोलियों के निशान मिले, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये कि ये झड़प कहाँ हुई। ये नक्शा देखिए, इसमें आपको LAC नजर आ रही है। इसके पूर्व का हिस्सा अक्साई चिन है। ये है भारत की ज़मीन, लेकिन 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। LAC के समानांतर भारत ने दारबुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। इसका नाम है DSDBO रोड। इसका काम मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन पूरा हुआ 2019 में। दारबुक से आगे ये सड़क लेह से भी जुड़ी है, यानी लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक इस सड़क के जरिए हम सप्लाई पहुंचा सकते हैं। और ये ऑल वेदर रोड है, यानी किसी भी सीजन में बंद नहीं होती। ये सड़क LAC से समानांतर है, लेकिन काफ़ी दूर। गलवान घाटी में ये LAC के थोड़ा ज़्यादा करीब जाती है, लेकिन फिर भी 9 किलोमीटर की दूरी है। अक्साई चिन वाले इलाके में काराकोरम की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। लद्दाख के ही एक पर्वतारोही गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इसका नाम गलवान रिवर रखा गया। ये 80 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बहकर LAC पार करती है, फिर श्योक नदी में मिलती है। दोनों नदियों का संगम LAC के पास है। गलवान नदी की घाटी को गलवान घाटी कहते हैं। अब DSDBO रोड ये LAC से काफ़ी दूर है, तो भारत ने DSDBO सड़क से लेकर LAC के पास अपनी पेट्रोलिंग पोस्ट तक कुछ छोटी छोटी सड़कें बनानी भी शुरू की, कनेक्टिंग रोड्स, ताकि जवानों को पैदल वहां तक न जाना पड़े। और इसी के तहत गलवान नदी पर एक पक्का पुल भी बनाया गया। चीन ने इन्हीं सड़कों को लेकर आपत्ति जताई थी। चीन ने सड़क बनाने का काम रुकवा दिया और भारत के इलाके में टेंट्स लगा लिए। इसी को लेकर पूरा झगड़ा शुरू हुआ। गलवान घाटी में यह झगड़ा 3 जगहों पर था। पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP 14, 15 और 17। कर्नल B संतोष बाबू अपनी टीम को लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर गए थे और यहीं पर उन पर हमला हुआ। सवाल ये उठता है कि जब पीछे हटने के लिए दोनों सेनाओं में बात हो गई थी, तब इतने चीनी सैनिक कहां से आ गए? दरअसल भारत और चीन के बीच एक और करार है जो 11 जून 2005 को हुआ था। इसमें लिखा था कि दोनों देश सीमा के पास सेना जमा नहीं कर सकते। अगर कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भी सेना जमा करता है और उसमें 5,000 से ज़्यादा जवान जमा होते हैं, तो 15 दिन पहले ही दूसरे देश को बताना होगा।
गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में विवाद बढ़ने के बाद दोनों तरफ से सेनाओं का जमावड़ा हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक साथ सेनाएं पीछे ले जाएंगे। भारत ने ऐसा किया। चीन को भी यही करना चाहिए था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें दूसरी कहानी कहती हैं। ये तस्वीरें 16 जून की हैं। गलवान के तट पर चीनी सेना के तकरीबन 200 ट्रक खड़े हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें कुछ कम ट्रक्स दिख रहे हैं। ये भारतीय सैनिकों के ट्रक बताए जा रहे हैं। देखकर लग ही रहा है कि चीन के मुकाबले बेहद कम है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि गलवान में चीन की तरफ से बड़ी भारी संख्या में सैनिक जमावड़ा हुआ था और समझौते के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि ये ट्रक 16 जून को ही वहां पहुंचे थे, तो इसका मतलब हुआ कि जब चीन और भारत की सेनाओं में समझौता हो रहा था, तब चीनी सेना के लंबे लंबे काफिले LAC की तरफ बढ़ रहे थे। चीन का इतना भारी सैनिक जमावड़ा उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। अगर समझौता चाहते हैं तो इतनी फौज लाने का क्या मतलब, और अगर समझौता मानते हैं तो सेना पीछे क्यों नहीं हटी। गलवान घाटी में अब तनावपूर्ण शांति है। दोनों तरफ से कमांडर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मसले पर पहली बार बोले। क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी? PM मोदी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, उनका बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। हम शांति चाहते हैं पर उकसावे पर जवाब भी देने में समर्थ हैं। सुनिए पूरा बयान। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बयान अलग से जारी नहीं किया। आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर PM की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसी के दौरान ये बात भी कही। बयान तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आया। राजनाथ सिंह ने 15 जून वाली घटना पर दुख जताया और जवानों की बहादुरी को नमन किया। जवानों की शहादत को लेकर विपक्ष भी सरकार को आक्रामक अंदाज में घेर रही है। आज सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर PM से पूछा, आप लद्दाख का पूरा सच देश को क्यों नहीं बता रहे? आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। चीन को क्या नुकसान पहुंचा, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान हमारे पास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा, हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं है। चीन की सेना इस पर चुप है। चीन का कोई अखबार सूत्रों के हवाले से भी कुछ नहीं कह रहा। US के न्यूज़ पोर्टल ने लिखा कि अमेरिका के खुफिया विभाग को 35 चीनी सैनिकों की मौत की खबर मिली है। इस पोर्टल ने खुफिया विभाग के सूत्र के हवाले से लिखा कि मरने वालों में एक बड़ा अधिकारी भी है। कहा गया कि ये चीन के पक्ष का कमांडिंग ऑफिसर है। झगड़े में नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल का जिक्र भी है अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में। उधर न्यूज़ एजेंसी ANI ने चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी की मौत की खबर दी थी, लेकिन चीन की तरफ से कोई बयान इस तरह का नहीं आ रहा जिसमें हताहतों की संख्या बताई जा रही हो। आ रहे हैं तो हठधर्मी बयान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से बात करते हुए कहा कि भारत ने LAC पार की और सेना ने एक खतरनाक कदम उठाया।
उन्होंने मांग की कि भारत इसकी जांच करे और दोषियों को सजा दे। आप देखते हैं कई बार डिप्लोमेसी में कैसी बेशर्मी अख्तियार की जाती है। गलवान घाटी में जो हुआ उसके मायने क्या हैं? वो चीन जिसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं, ऐतिहासिक जगहों का दौरा करते हैं, क्यों इस कदर आक्रामक हो रहा है? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। विशेषज्ञ अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक मत है कि चीन का सारा ध्यान गलवान घाटी या लद्दाख पर ही नहीं है, वो एक उभरती ताकत है और वो हर उस जगह पर हावी होने की कोशिश करता है जहां उसे मौका मिलता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। पहला है दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और नियम कहते हैं कि समंदर पर किसी देश का हक तट से 370 किलोमीटर तक होगा, उसके पार समंदर सबका है। लेकिन पिछले कई सालों से चीन यहाँ समंदर के बीच जाकर द्वीप बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा समंदर पर अपना कब्जा कर सके। चीन ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की नाक में दम कर रखा है। सिर्फ स्प्रेटली आइलैंड्स को लेकर उसका झगड़ा वियतनाम, ताइवान, ब्रुनेई और फिलीपींस से चल रहा है। दूसरे विवाद मिलाएंगे तो लिस्ट बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया तक चली जाएगी। दूसरी मिसाल है हांगकांग। हांगकांग 99 साल के लिए ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। 1997 में हांगकांग चीन को लौटाया गया, लेकिन ब्रिटेन ने वादा लिया कि 50 साल तक हांगकांग को स्वायत्तता मिलेगी ताकि उसे चीन के साथ तालमेल बिठाने में वक्त लगे, और वो वक्त मिले। यहाँ से आया 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल। हांगकांग के चीन में पूरी तरह विलय की तारीख है 1 जुलाई 2047। लेकिन चीन इंतजार के मूड में नहीं है। चीन अपने कानून और अपने तौर तरीके हांगकांग पर लादता जा रहा है। लोग प्रदर्शन करने उतरते हैं तो खुलेआम बर्बरता होती है। ये दो उदाहरण बताते हैं कि चीन सब कुछ नियम से करने को लेकर किसी नैतिक दबाव में नहीं रहता। जहां संभव हो वो अपने हित साधने के लिए नियमों की अवहेलना करता है, वादा खिलाफी करता है। लद्दाख एक ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ सीमा पर दोनों देशों में सहमति नहीं है, जमीन पर कोई मार्किंग नहीं है, तो यहाँ इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई चलती है। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों तरफ की सेनाओं में एक आपसी समझ विकसित हुई है कि यहाँ तक के इलाके पर आप निगरानी कीजिए, यहाँ तक के इलाके पर हम निगरानी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीन एक देश के रूप में मजबूत हुआ, वो अब इस संभावना पर विचार करने लगा कि क्या किसी आपसी समझ से हटकर भी कुछ किया जा सकता है। इस दुस्साहस के लिए जो सैन्य शक्ति चीन को चाहिए वो अब उसके पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसने खूब मेहनत की है, तो चीन वहाँ के ज़मीनी हालात बदलने की कोशिश में लगा है। इन बातों से भी हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता। एक वजह बताई जाती है कि चीन में शी जिनपिंग की स्थिति। इस पर विचार करना चाहिए। शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, तानाशाह है, लेकिन चीन में पार्टी की तानाशाही होती है और फिर व्यक्ति की। चीन में पार्टी का राज है। शी जिनपिंग को पार्टी के सामने खुद को साबित करते रहना होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए। ये एक वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग हर जगह आक्रामक दिखना चाहते हों, और आक्रामकता के लिए सबसे बढ़िया स्टेज तैयार होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से। लेकिन इसे इकलौती वजह के तौर पर देखना भी गलती होगी। अब एक दूसरे क्यों पर आते हैं। मोदी सरकार के राज में पुलवामा हमला हुआ, पूर्वोत्तर में सैनिकों को निशाना बनाया गया और उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ। इन तीनों घटनाओं के बाद सरकार काफी हरकत में नजर आई। कहीं सरकार को डिनायल मोड में नहीं देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिन्हें इन घटनाओं के प्रतिशोध की तरह पेश किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार के जंगलों में चले सेना के ऑपरेशन। लेकिन इस बार सारी हलचल अंदर अंदर है। कोई खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। सरकार को यह मानने में ही वक्त लग गया कि लद्दाख में कुछ हुआ भी है। मजबूती का दावा करने वाली सरकार कभी असहज लगती है तो कभी असमंजस में। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पहली प्रतिक्रिया देने में एक दिन लगा देते हैं, जबकि पूरा देश चाहता है कि उनका नेता उन्हें बताए, उन्हें भरोसे में ले। और ऐसे में उन्हें एक मीटिंग के बीच में आई प्रधानमंत्री की टिप्पणी से संतोष करना पड़ता है। टिप्पणीकार कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को चुनावी रैलियों में मार्केटिंग टूल की तरह बेचा गया है, ये उसका साइड इफेक्ट है। दूसरे मुल्क जब आपके घरेलू मुद्दों से ज्यादा चर्चा पाते हैं तो गंभीर मुद्दों पर खर्च करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती, न नेताओं के पास न जनता के पास। ये सुनने में विभत्स लग सकता है, लेकिन जिस दुस्साहस के साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान को तबाह करने की चुनौतियां दी जा सकती हैं, वैसा चीन के मामले में कतई नहीं है। और इसका उदाहरण हम 2 दिन से देख रहे हैं। तो भारत क्या करे? फिलहाल खबरें आ रही हैं कि सरकार उन प्रोजेक्ट्स पर दोबारा विचार कर सकती है जिनसे चीन के हित जुड़े हैं। जहां काम शुरू नहीं हुआ उन प्रोजेक्ट्स का नंबर पहले आएगा। मिसाल के लिए दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम।
लेकिन ये करते हुए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेके खत्म होने से लद्दाख जैसी घटना का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। चौतरफा मोर्चाबंदी करनी होगी। सच्ची स्टेट्समैनशिप दिखाने का वक्त आ गया है। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है जिसमें उनके पास फेल होने का मौका नहीं। पूरा देश अपने नेता की तरफ देख रहा है। चीन के साथ ढीले नहीं पड़ना चाहिए। सब तरफ से मोर्चाबंदी, सैन्य उन्नति हो, सेना को सतर्क रखा जाए, सेना को जहां जहां साजो सामान की जरूरत है वो दिया जाए, बातचीत के स्तर पर भी लगातार सक्रिय रहा जाए और आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी भी रहे। सब मोर्चों पर सक्रिय रहा जाए, लेकिन जनता को विश्वास मिलेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आप में से कई लोगों को उत्सुकता हो रही होगी कि मेरे दाएं हाथ पर आज क्या रखा है चरखे की जगह। हमारे बुंदेलखंड में वनस्पति के नाम पर सबसे ज्यादा होता है बबूल। बबूल पोषक पौधा है, पेड़ है, लेकिन इसकी पहचान इसके कांटों से ज्यादा है। फिलहाल कुछ कांटे देश के जनमानस को चुभे हैं। ये बबूल कई सजावट, एक उत्सव है मामूलिया नाम का, जिसमें किशोर वय के युवक युवतियां बबूल को लाते हैं और फिर देव स्थान के बाहर उसे सजाते हैं। अमूमन देश के लिए देव स्थान जैसे उपमानों का प्रयोग किया जाता है। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समय ऐसा है कि हम सतर्क रहें। बाकी इस कोने पर आपको नित नई चीज़ें दिखती रहेंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक ज़रूरी बात, ये जो आपको आर्ट पीस नज़र आ रहा है, मामूलिया जिसको बोलते हैं, ये बनाया है बुंदेलखंड के ही एक चितेरे कलाकार रोहित विनायक है। और भी कलाकारों की कलाकारियाँ आपको इस कोने पर दिखती रहेंगी। शुभ रात्रि।